जिसको नाम चेंज करना नहीं आ रहा है कृपया एक बार मुझे बताएं। जिनको नाम बदलने में, अपना नाम परिवर्तित करने में समस्या आ रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं, अब ये कथा बाद में करते रहेंगे, ठीक है। जी जी। ओम सदाशिव समारंभां श्री पाणिनीय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां पुनरेकवारमत्र स्वागतम्। कल हमने आभ्यंतर प्रयत्नों के विषय में पढ़ा था, तो सबसे पहले आज हम क्लास प्रारंभ करने से पहले चाहते हैं कि कुछ अन्य चीजें भी आपको आज थोड़ा कुछ परीक्षण के तौर पर कुछ पूछ ली जाए तो थोड़ा बेहतरीन होगा। आप भी थोड़ा देखते रहिएगा, आपको भी पता चलेगा कि आपका मूल्यांकन कहाँ तक है। तो चलिए, हमारे पास यह जो लिस्ट भेजी है प्रश्नों की, ये मेधा शर्मा जी हैं राजस्थान से, इन्होंने इसको भेजा है और हम अब उन प्रश्नों को लेते हैं और यह नियम रखेंगे। हमारे सूर्यकांत जी हैं इस ग्रुप में और पंतोला जी भी हैं, जो हाथ खड़ा करेंगे उनसे यह प्रश्नों के उत्तर लेंगे जी। तो आप प्रश्न आपके सामने है, आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो हाथ खड़ा करना है। हम प्रयास करेंगे कि आपके इन प्रश्नों का उत्तर लिया जाए और एक व्यक्ति एक बार दे लेगा तो प्रयास करेंगे कि औरों का नंबर आ जाए। तो यह एक प्रश्नों की एक तरीका है। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला है लघु सिद्धांत कौमुद्या लेखकः कः। जी बिल्कुल पहला प्रश्न इसको हम लेते हैं संजय जैन जी से। संजय जैन जी। सानिया जैन। आचार्य वरदराज। हाँ, आचार्य वरदराजा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा प्रश्न है अब, कति माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? जी ये हर्ष मिश्रा जी बोलेंगे। हर्ष मिश्रा जी। जी 14 माहेश्वर सूत्राणी। बिल्कुल, 14 माहेश्वर सूत्राणी संति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, सब लोग विद्वान हैं हमारे जी। चलिए तीसरा प्रश्न है, पाणिनेः मतानुसारम कति प्रत्याहाराः। राजमणि उपाध्याय जी। द्विचत्वारिंशत्। हाँ, द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42 प्रत्याहार हैं पाणिनि के मत में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। और चौथा प्रश्न है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। बिंदु, बिंदुलता। बिंदुलता नहीं है क्या? अमर कुमार जी। यस सर। अमर कुमार 6 है, 6। नहीं, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, उसका नाम बताना है। अच्छा, नाम क्या है सूत्र का? इसका सूत्र हलंत्यम हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर 5 और उसका है नाम। जी जी, हलंत्यम सूत्र है वह, विद संज्ञा विधायक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, आप तो अब विद्वान बनते जा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे। अब पांचवा क्वेश्चन है, अ इति वर्णस्य कति भेदा। इसके भेद कितने होते हैं? संदीप अभी टोटल बताने हैं। 18। हाँ, किन्होंने बताया? अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी, 18 आप मुझे गिनवा भी सकते हो क्या इसके? हाँ, गिनवा सकता हूँ ना। तो बताइए, बहुत अच्छा मुझे लगेगा। सिर्फ अभी जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुतो रहता है वो, यस यस, उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। बहुत अच्छे। हाँ, इस तरह से वो 18 होते हैं। अभी एक एक बताने के लिए थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन बता सकता हूँ मैं वो पूरा। अरे ना, बहुत अच्छे। चलो आप प्रयत्न करिएगा इसी तरीके का बताना है आपको, ठीक है। जो 18 भेद बता सकते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। वो जो अनुनासिक, अनुनासिक और अनुनासिक। संदीप मिश्र जी बोल रहे हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी।
हाँ हाँ जी, संदीप जी बोलें। यस, जी, आ के अष्टादश भेद होते हैं, हाँ हाँ जी। बिल्कुल बताइए। जिसमें ह्रस्व उदात्त अनुनासिक होता है हाँ हाँ, और ह्रस्व उदात्त अननुनासिक होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक जी जी और ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, जी, फिर ह्रस्व स्वरित अनुनासिक और ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। हाँ हाँ, इसी तरह से दीर्घ के भी भेद होते हैं। दीर्घ के भी कर लेंगे, प्लुत के भी कर लेंगे, बहुत अच्छे, बहुत, इतना ही पर्याप्त है। अब मैं समझता हूँ आप जानते हैं। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत जिन्होंने एक बहुत बार धन्यवाद उत्तर आपको, बहुत बहुत जिन्होंने एक धन्यवाद। बार उत्तर दे दिया है वे लोग हाथ नीचे कर लीजिए कृपया। हाँ, अगला 6वां प्रश्न है, प्लुत वर्णस्य कति मात्रा? जी ये शिवम पांडे जी बता सकते हैं क्या? शिवम पांडे या त्रिमात्रा है? 3 मात्रा। हाँ, त्रिमात्रा, बहुत अच्छे शिवम पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो 6 तक हो गए थे ना आपने? हाँ, अब जी 7वां क्वेश्चन। 7वां है कि वस प्रत्याहारे कति वर्णाः? प्रिया श्रीवास्तव जी ग्वालियर। हाँ जी, बस इस प्रत्याहार में वर्ण आपको बताने कितने हैं? एक बार रिपीट कर लीजिए कौन सा प्रत्याहार? 7वें नंबर पर लिखा हुआ है बस प्रत्याहारे कति वर्णाः? चत्वारि चत्वारि चत्वारि, कौन कौन से? ब ग ड द। अरे वाह वाह, वेरी गुड। ये उत्तर किन्होंने दिया है? ये अभिजीत जी हैं लग रहा है। अभिजीत मसनारे। अरे अभिजीत जी, भगवान पुनः पुनः आप औरों को भी नंबर आने दें, सब लोग बोले हमें और अच्छा लगेगा। सब जी। लोग, सबकी भागीदारी हमें चाहिए। राजमणि जी हाथ नीचे कर लीजिए, जिनका एक बार हो गया है कृपया वो लोग ना हाँ। बोले। 8वें नंबर पर लिखा हुआ है लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? ये बोलेंगे दिलीप शर्मा जी। अदर्शनम लोपः तस्य लोपः हाँ, थोड़ा एक बार से और। फिर से। तस्य लोपः लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम, तस्य लोपः है, तो ये उत्तर सही नहीं है। अदर्शनम लोपः होगा। अरे अदर्शनम लोपः तस्य लोपः, लोप अदर्शनम करके लोपः देता है, और लोप संज्ञा करने अंकित के जी। लिए अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। यस। चलिए, 9वां प्रश्न है आपके सामने, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम? बिंदु लता बिंदु। सर आदितेन संहिता। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन आदिरंतेन बोले? संहिता से हम 42 प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक जी। है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 10वां लास्ट क्वेश्चन, कति आभ्यंतर प्रयत्नाः? ये वैष्णवी बिहार से। बोलिए, वैष्णवी जी। कति आभ्यंतर प्रयत्नाः? इला पारिक आभ्यंतर बीकानेर। प्रयत्नों की संख्या कितनी है? आद्य पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। हाँ, पंचधा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सभी को सभी अच्छा बहुत कर रहे बहुत हैं। मंगल कामनाएं। आप लोग भी मुझे कुछ क्वेश्चन भेज सकते हैं इसी तरीके से। हम प्रयास किया करेंगे कि आपके क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कशन के रूप में लेकर के, अर्थात कुछ इस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना? जी आप बहुत भी अच्छा। संस्कृत निष्ठ रूप से कुछ प्रश्न भेजें, हम आपके प्रश्नों को इसी तरीके से लोगों से पूछेंगे समय उचित मिलने पर। जी तो अब पढ़ते हैं अग्रिम पाठ की तरफ। हम आभ्यंतर प्रयत्नों में चल रहे थे, आप उन्हें ध्यान से 5 फिर प्रयत्नों के देखें। नाम बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही बताने जा रहे हैं। जी जी, आप अब म्यूट कर लीजिएगा सब लोग। हाँ हाँ, ध्वनि म्यूट कर लीजिए। आइए अब आभ्यंतर प्रयत्नों पर पहुंचते हैं। वो अष्टादश भेद इसमें है, इस वाले चार्ट में आप देख लीजिएगा। जी ये हम पिछली बार बता चुके हैं। सवर्ण संज्ञा बता दी है, उच्चारण स्थान आपको वर्णों के आने चाहिए। इनसे संबंधित भी आप प्रश्न बना सकते हैं और हमें भेज सकते हैं। अब आइए, कुछ आभ्यंतर प्रयत्नों की कल हमने थोड़ा चर्चा की थी, थोड़ा जल्दबाजी में कर ली थी क्योंकि समय का अभाव होने के कारण, और हम उन्हें सही तरीके से अब आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं।
उस चर्चा को एक बार से फिर कंटिन्यू, ठीक है जी। तो क्या है, आइए एक बार इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। हमने आपको अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न वह होते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व हमें कुछ यत्न करना पड़ता है। उन ऐसा जो प्रयत्न होता है उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न यह हो गया। मूल रूप से देखो, एक चीज है यत्न। यत्न दो तरीके का हुआ था, नंबर एक अभ्यंतर और दूसरा हुआ था बाह्य। तो ये दो भेद थे। अब अभ्यंतर कौन होगा? जो वर्ण की उत्पत्ति से पहले होगा वो अभ्यंतर होगा। और बाह्य क्या है? बाह्य से मित्रों कई बच्चे यहाँ पर ये समझते हैं कि कुछ वर्णों के उच्चारण करने में प्रयत्न बाहर से करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाहर से कोई यत्न नहीं करना पड़ता। इनको बाह्य इसलिए नहीं कहा जाता है कि क्योंकि वर्ण के बाहर से क्या प्रयत्न होगा? जो भी प्रयत्न है सब आपके शरीर के अंदर विद्यमान है वर्ण के उच्चारण में। तो बाह्य का मतलब कोई बाहरी प्रयत्न, बाहरी यत्न नहीं है। तो क्या है यहाँ पर? ये बाह्य का मतलब यह है कि वर्ण का उच्चारण जब आप करते हो तो शुरुआत में हो गया अभ्यंतर है, शुरुआत वाला प्रयत्न। और जो आपका यह प्रयत्न हुआ अर्थात वर्ण की उत्पत्ति, अर्थात लास्ट स्टेज में जिससे वर्ण जाकर के उच्चरित हुआ, लास्ट स्टेज में जाकर के वर्ण ने अपना फाइनली रूप लिया, तो वह लास्ट में जो यत्न है वर्णोत्पत्ति के अनंतर। अनंतर का मतलब वर्णोत्पत्ति समाप्त हो गई उसके बाद नहीं, क्योंकि वर्णोत्पत्ति के समाप्ति पर भी कोई यत्न नहीं है। वर्ण उत्पत्ति की समाप्ति से पूर्व जो यत्न है उसे आप बाह्य यत्न समझोगे। और एक बात याद रखिएगा, आभ्यंतरों को कहते हैं प्रयत्न। ध्यान दीजिए, आभ्यंतरों को कहते हैं प्रयत्न और बाह्यों को कहते हैं सिर्फ यत्न। यह दोनों में यह भी भेद समझिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं आगे की। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का बताया था, पंचधा आज से प्रश्न भी किया था। वो 5 प्रकार ये रहे, आप थोड़ा इन्हें याद कर लीजिएगा, आपको संधि में काम आएंगे ये। तो स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसत, विवृत और विवृत और संवृत भेद से, भेदात अर्थात भेद से यह 5 प्रकार का है। अच्छा, अब आइए समझते हैं इसमें पहला वाला जो ये स्पृष्ट है, ये किन किन वर्णों का होता है ये प्रयत्न, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, कुछ एक फोन आ रहा था बीच में जी। अब आगे चलते हैं कि स्पृष्ट प्रयत्न होता किसका है ये। तो वहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले इस तत्र स्पृष्टम प्रयतनम स्पर्शानाम। मित्रों, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है प्रयतनम और यहाँ दिया हुआ है प्रयत्न। मतलब क्या अंतर है? हम प्रयत्न बोले या प्रयत्न, कौन सा शब्द सही है? इसमें आधा तकार है अथवा ये वाला तकार? तो कह रहे दोनों ही शब्द सही है। जो अर्थ इसका है इस वाले शब्द का, वही इस वाले शब्द का है, अतः पर्याय शब्द यूज किए गए हैं ये, ठीक है ना आप लोग? इसलिए वो मत वो मतलब चिंता में पड़ जाओ कि कैसा लिख दिया है, शायद ये गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, दोनों ही शुद्ध हैं। चलिए, तो तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है वो स्पर्श वर्णों का होता है। अरे जी, स्पर्श क्या होते हैं? आपको तुल्यास प्रयत्नम के लास्ट में हालांकि स्पर्शों के बारे में जानकारी दी जाएगी, फिर भी हमने आप लोगों की सुविधा के लिए, हाँ, आप लोगों की सुविधा के लिए फिर भी यहाँ पर एक तीर से इंगित कर दिया है कि स्पर्श वाले ये हैं, अर्थात ये 25 वर्ण क से स्टार्ट होकर के म तक के जो वर्ण हैं, आप ये लौकिक वर्णमाला क्रम याद रखिएगा। इसमें जब भी आपको आभ्यंतर प्रयत्नों की ये मतलब जानना हो तो इसमें क्या करिएगा, आप इस लौकिक वर्णमाला पाठ को दिमाग में बैठा लीजिए। क ख ग घ ङ थोड़ा सही से भी याद कर लेना, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जो बचपन में याद करते हैं, ये आपको सही से याद होने चाहिए। और सबसे ज्यादा दिक्कत इन लास्ट वालों में होती है, तो ये लास्ट वाले तो भैया जरूर से सही से याद कर लेना है ना। ये इनमें कोई णा बोलता है, कोई ङ बोलता है, कुछ का कुछ बोलता रहता है, तो ये आपको सही करने है लास्ट वाले। तो जब मैं आपसे पूछूं बताइए
का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो आपका तुरंत होना चाहिए हाँ स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, के स्पर्श वर्णों का, ये सभी स्पर्श वर्ण हैं, इन स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न है वो स्पृष्ट है। तो आपको आपका उत्तर होना चाहिए स्पृष्ट। ठीक है भाई साहब हाँ जी ये प्रयत्नम मतलब प्रयत्नम शब्द है या प्रयत्नम है जिसे हम प्रयत्न कहते हैं? दोनों, मैंने अभी बताया ना दोनों हैं, ये भी ठीक है, ये ऊपर लिखा है और ये भी ठीक है। कैसे जानेंगे कि दोनों सही है भैया? कैसे जानोगे, अरे हम तुम्हें बता रहे हैं ना। कोई इसका सूत्र वगैरह आया है कि? हाँ बिल्कुल, ऐसा व्याख्याताओं ने दे दिया है इसका, बिल्कुल। आप इसकी थोड़ा बाल मनोरमा टीका वगैरह देखें ना उधर सिद्धांत कौमुदी की, हाँ जी, उधर ये सब आया हुआ है। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि एक जैसे है। और एक और बात बताया आपने कि ये अभ्यंतर प्रयत्न को प्रयत्न और बाह्य को यत्न कहेंगे। हाँ ये इसकी जानकारी मतलब कोई लाइन कहीं आई है किसी ग्रंथ में? हाँ यहीं पर आई है, देखो कि जब इन दोनों को कहा गया है तो शब्द का उच्चारण किया गया यत्नो द्विधा, नहीं यहाँ पर नहीं कह सकते थे प्रयत्नो द्विधा। यदि दोनों ही प्रयत्न होते तो कह सकते थे प्रयत्न द्विधा, पर यत्न दोनों में तो है, एक में प्रकृष्ट यत्न है, एक में थोड़ा कम यत्न है बाह्य वाले में। तो यहीं पर लिखी हुई है ये बात, तो थोड़ा गौर करोगे तो आगे भी आएगा, ठीक है ना, आप चिंता ना करें। हाँ एक बार और ये बाह्य प्रयत्न पर आएगा, तो आप भेद यही समझिएगा, हम जो आपको बता रहे हैं तमाम सारी व्याख्या ग्रंथों को देख करके आप लोगों के सामने यह प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना जी। हाँ चलिए, तो स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का है। हमने आप में से यदि किसी इन 25 का यदि आपसे अभ्यंतर प्रयत्न पूछ दिया तो आप भूलिए ना, स्पृष्ट बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब है ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईसत स्पृष्ट जो प्रयत्न है ये वाला अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ कौन होते हैं हमने लिख दिए हैं, य व र। इनमें से यदि किसी का अभ्यंतर प्रयत्न हम पूछेंगे आपसे तो आपका उत्तर होना चाहिए जी इनका ईसद स्पृष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ईसद विवृतम ऊष्मणाम। ईसद विवृत जो प्रयत्न है वह ऊष्म वर्णों का होता है। तो ऊष्म वर्ण कौन है? ये शाह, ये ऊष्म वर्ण है, ठीक है। हाँ, तो इनमें से यदि किसी का पूछे तो आपको क्या बताना है? ईसद विवृत बताना है। चलिए आगे की राम कहानी और लेते हैं, थोड़ा सा और बची है। आगे लिखा है विवृतम स्वराणाम। स्वराणाम, स्वर वर्ण कौन होते हैं? ई उ रिल री ए ओ ऐ जो अच प्रत्यार में आते थे मित्रों, उन सभी को स्वर वर्ण कहा जाता है। तो विवृतम स्वराणाम, जो विवृत नाम का प्रयत्न है यह स्वर वर्णों का है। तो स्वर वर्ण आपके सामने है। यदि इनमें से हम किसी का पूछें तो आपका आंसर होना चाहिए जी इनका विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है, यह आपका उत्तर होना चाहिए। तो अभी तक 4 जो हैं उनका आपने जान लिया, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत और विपरीत, ये 4 के बारे में आपने जान लिया। अब बचा 5वां बहुत कंफ्यूजिंग और दिमाग को पकाने वाला अभ्यंतर प्रयत्न है। थोड़ा आप सावधानी से सुनिएगा, कोई चीज जिसमें से मिस मत करना, ये एक का ही केवल चक्कर है, ठीक है। अब बचा इसमें से समृद्ध, 5वां। तो जी समृद्ध का क्या है? अर्थात तो उसके लिए लिखा ह्रस्व अवर्णस्य। ध्यान दीजिए, ह्रस्व अवर्णस्य अर्थात ह्रस्व अवर्ण का, ह्रस्व वर्ण बोले तो ये वाला आप सब लोग जानते हैं। तो ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग दशा में समृद्ध, प्रयोग दशा में समृद्ध प्रयत्न होता है। तो जी ये प्रयोग दशा क्या होती है? देखो लिखा है प्रयोगे समृतम, दिखाई दे रहा है ना, ह्रस्व वर्ण से प्रयोगे, अर्थात ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग दशा में समृद्ध प्रयत्न होता है। जी ये प्रयोग दशा क्या चीज है? शिवम पांडे जी आप बात हाथ उठा रहे हैं, आपका प्रश्न लेंगे बाद में, पहले अभ्यंतर प्रयत्नों को पढ़ा लें तब, ठीक है। ह्रस्व वर्ण से प्रयोगे समृतम, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग दशा में समृद्ध प्रयत्न होता है। तो ये प्रयोग दशा क्या होती है? तो मैं आपको प्रयोग दशा बता दूं, जब आप शब्द को बना करके सिद्ध कर लेते हो तो वह
प्रयोग दशा कही जाती है। क्यों? अब सिद्ध हुए शब्द का आप लोक में अर्थात संसार में उस वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे दंडाढकम, यह कैसी है? प्रयोग दशा। तो प्रयोग दशा है क्योंकि ऐसा लोक में यही शब्द यूज होता है इस तरीके का। तो ह्रस्वकार का प्रयोग दशाओं में समृद्ध प्रयत्न होगा। प्रयोग दशा का मतलब जब रूप बन के सिद्ध हो गया पूरा टोटल का। और प्रक्रिया दशायाम, और जब प्रक्रिया दशा चल रही होती है, प्रक्रिया दशा क्या? प्रक्रिया दशा आप ये देख रहे होगे यहाँ, ये दंड और आढ़कम, ये शब्दों को सिद्ध कर किया जाता है ना। इस तरीके से आप अभी व्याकरण में पढ़ोगे कि दंड और आढ़कम, यहाँ ये काम किया, वो काम किया, है ना। शब्दों की उधेड़बुन जिसमें की जाती है उस सब को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया दशा। ये प्रक्रिया दशा, प्रक्रिया दशा का मतलब जब आप उसको सिद्ध करने के लिए शब्द को उसमें सूत्र लगा रहे होते हैं, ऐसी दशा को कहा जाता है प्रक्रिया दशा। तो क्या हुआ? ह्रस्व अवर्ण की दो कंडीशन है इसकी। यदि प्रयोग दशा है तब तो आप इसे समृद्ध समझना, और यदि प्रक्रिया दशा है इसकी तब तो भैया ये विपरीत है, और जैसे ये विपरीत है तब तो ये विपरीत की कोटि में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है विपरीत कहा जाएगा। बात आ गई ना समझ में आपको? जी। ये इसमें एक कंडीशन थी तो ये आपको बता दी गई है। अब आप लोगों से कुछ आभ्यंतर प्रयत्न संबंधी प्रश्न आंसर कर लिए जाए। जी, अभी वो जो हाथ उठा रहे थे उनका नाम क्या था? हाँ, अब हाँ, आपको दिक्कत हो तो पहले आप कर लो, नहीं फिर हम कर लेते हैं। जी, हाँ, बताइए बताइए। उनको भी था एक, कोई वो हाथ उठा रहे थे, नाम भूल गया मैं। हाँ बिल्कुल, शेख शिवम पांडे जी थे, एक विश्वभूषण हाँ, जी थे। शिवम पांडे जी ही थे। वो गलती से टच हो गया था भाई साहब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे प्रयास करते रहो कुछ गलती से, है ना। वैखरी जी हैं, वैखरी जी ये कुछ पूछना चाह रही हैं। पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये नहीं समझ में आया, ये जो यहाँ लिखा है प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव, तो अच्छा। आपने जो अभी बताया कि जो सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग होता है, हाँ, तो वो फिर से एक बार स्पष्ट कीजिए, वो नहीं पता चला। अच्छा वो पता नहीं चला, कोई बात नहीं। और एक बात और आपको बता दें, यदि आपको शुरुआत में ये ह्रस्व वर्ण का समृद्ध विपरीत पता नहीं चले ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुतों को ये सिद्ध करने शुरुआत में के लिए समझ में तो नहीं इसका अर्थ आएगा। क्या है? आपने जो कहा कि ये सिद्ध करने के लिए जो सूत्र हम उसका उपयोग करते हैं सूत्रों का, जी तो जी। ये नहीं, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है, इसका अर्थ अच्छा, क्या है? कोई उदाहरण अगर आप दे सकते हैं, जैसे ऊपर उन्होंने दिया है मैंने उसमें उदाहरण आपको दिया था। हाँ, वो दंड आढ़कम उसमें दिया है, लेकिन और अगर कोई है तो थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण अगर कोई बताया। अच्छा, दूसरे और उदाहरण दे। आपको इस चीज की लघु सिद्धांत कौमुदी में उतनी आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं, पहली बात। और जो आपको उदाहरण दिया है ह्रस्व अवर्ण के प्रयोग दशा में समृद्ध और विपरीत का, वो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण होने से हमने आपको दिया है। आपको इसमें दो चीज पहले समझनी होगी, उसे आप समझिए। सबसे पहले प्रयोग दशा क्या होती है और प्रक्रिया दशा क्या होती है, जो आपके किताब में लिख रहा है। हाँ। ठीक है। तो प्रयोग दशा का मतलब होता है शब्द की सिद्ध अवस्था, जब शब्द सिद्ध हो चुका है। अच्छा। यस, शब्द की सिद्ध अवस्था प्रयोग दशा कही जाएगी। सिद्ध अवस्था जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, दंडाडकम, है ना, दैत्यारी, विद्यालय, भोजनालय, इस प्रकार के आप शब्द जो सिद्ध कर लेते हो, शुद्धिपास्य, प्रत्येकम, मध्वरी, धात्रंस, तद्यत्र, ये बहुत प्रकार के शब्द आपने सिद्ध कर लिए। सिद्धावस्था का मतलब है कि अब आप इन शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हो। अतः ये शब्द, ये सभी क्या है, सिद्ध कोटि में आ जाएंगे। तो सिद्ध का ही दूसरा पर्याय है प्रयोग दशा, के आपके वर्णों की प्रयोग दशा है। बात आ गई समझ में? अच्छा, तो ये मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए। इन सब जगह क्या होता है, सिद्ध अवस्थाओं में जो आपको अ दिखाई देगा ना, ये वाला ह्रस्व अ, आप इससे बिल्कुल समझ लीजिएगा ये वो समृद्ध है। यदि प्रयोग दशा है तब आप इसको क्या समझना कि ये
समृत है, समृत, ठीक है। जी। अच्छा, और प्रक्रिया दशा क्या है? प्रक्रिया दशा है ये, जैसे आप कोई शब्द सिद्ध कर रहे हो, तो जैसे हमने यहाँ पर दंड प्लस आढ़कम, अब यहाँ पर ये सूत्र लगा, उससे ये हो गया, वो लगाया, तो ऐसी कंडीशन बन गई। यह जो एक शब्द की आप सिद्धि कर रहे हो, एक रूप का निर्माण जो कर रहे हो, ऐसी अवस्था में क्या होगा, आपको दंड में जो अ दिखाई दे रहा होगा, ड में दो चीज है, ड में एक ड है प्लस आ है, तो यहाँ पर जो आपको ड में जो अ दिखाई दे रहा है, इसका क्या प्रयत्न आपको बोलना है? इसका प्रयत्न होता है विवृत। विवृत। इसका प्रयत्न क्या बोलना है आपको? आभ्यंतर प्रयत्न विवृत। विवृत। और आपको ये बात अभी ऐसे ही समझनी होगी जैसे हमने बताई है। इस विषय में अभी कोई बहुत ज्यादा जिज्ञासा मत करिएगा, इस पर नहीं, पूरी अभी बात हो गया, स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया होगा। हाँ। अब इसमें ये नहीं आपको ये कहना है कि इसका विवृत ही क्यों होता है, इसका समृत ही क्यों होता है। ऐसा कहोगे तो हमें बहुत ज्यादा व्याख्यान आप लोगों के समक्ष करना पड़ेगा, जिससे बहुत लोगों के वो सर के ऊपर से गुजर सकता है। अतः आप अलग से पूछ सकते हैं, जिनको ज्यादा जिज्ञासा है हम उनके लिए मना नहीं करेंगे, पर वो लोग इतना, आप लोग इतना तो समझिएगा, इतना तो आपको समझना होगा यहाँ पर थोड़ा है, इस पंक्तियों को जानने के लिए। हालांकि लक्कौमुदी में इसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझोगे। अभी इस पंक्ति को समझने के लिए आपको ही समझना है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे। जी। बताइए भी प्रश्नों को। हाँ, ये हर्ष जी हैं, हर्ष मिश्रा जी। जी जी बताइए। हाँ जी गुरुदेव, आपने बताया कि प्रयोग दशा में जो भी वर्ण और जो होते हैं वो सभी सिद्ध होते हैं। हाँ हाँ। और जो प्रक्रिया दशा है उसमें हम संधि और भी दूसरी प्रक्रिया करके उन्हें सिद्ध करते हैं। जी। तो इसमें मतलब प्रयोग दशा जो लिखी, मतलब वो मैं समझ नहीं पाया कि दशा लिखी है मतलब वैसे। प्रयोग दशा मतलब शब्दों की सिद्ध अवस्था, जब अच्छा, शब्द मतलब सिद्ध अभी हो वे चुका सिद्ध है, है। बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, अब उसकी सप्लाई होने वाली है। ये अवस्था है वर्णों की अभी। हाँ, यस दो अवस्था है वर्णों की, बिल्कुल बिल्कुल। प्रयोग और प्रक्रिया है। प्रयोग और प्रक्रिया, बिल्कुल। अच्छा प्रश्न है। जी, दिगंबर रतुड़ी जी। गुरु जी प्रणाम। हाँ, हर हर महादेव। कहिए दिगंबर जी। गुरु जी, यहाँ ईषद ये विपरीत जो शब्द हैं, हाँ 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 बिल्कुल। तो गुरु जी इन्हें ऊष्म वर्ण क्यों कहा गया सर? गुरु जी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ऊष्म क्यों कहा गया? हालांकि ये बात आगे भी स्पष्ट होगी, यहाँ पे भी कर देते हैं जी। इनको ऊष्म संज्ञा इसलिए दी गई है, थोड़ा वैज्ञानिक संज्ञा है कि इनको बोलने में आपके शरीर से अधिक ऊष्मा खर्च होती है, पहली बात। और जब आप इनको ज्यादा बोलते हो ना, तो ऊष्म का मतलब क्या होता है? कुछ गर्म, ऐसा ही होता है ना कुछ जी। आप इन वर्णों का बहुत ज्यादा उच्चारण करोगे ना ठंडी में, तो गर्मी लगाएगी। ये भी एक प्रैक्टिकल हो चुका है। श श श ह, क्योंकि ये एक तो सबके सब महाप्राण है, ज्यादा बोलने पड़ेंगे आपको जी। अतः कुछ मंत्रों में क्या होता है, श श श का प्रयोग होता है कुछों में, उनमें शक्ति जागृत करने के लिए जी। और देखा जाता है। एम ह्रीम में तो आपने ह्रीम पढ़ा, तो वहां पर ये ऊष्म वर्ण डाला गया है, ये शक्ति का संचारक है, ये ऊष्म होता है, ठीक है ना जी। हाँ धन्यवाद। बिल्कुल। आचार्य जी जी जी। एक और प्रश्न था, जो वर्ण है हमारे जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्ष और ज्ञ ये दो वर्ण नहीं आते हैं क्या? जैसे क्षत्रिय हम बोलते हैं। अच्छा ठीक। ज्ञान। हाँ, बहुत अच्छे, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? जी वैखरी कुलकर्णी। अच्छा वैखरी जी, ठीक। हाँ, आपके तो प्रश्न हमें आते रहते हैं। आप ग्रुप में से कुछ लोगों के तो प्रश्न हमें निरंतर आते रहते हैं, और बाकी और लोग जो प्रश्न नहीं कर रहे वो सावधान हो जाइए, उनसे हम प्रश्न अब करने वाले हैं आगे की क्लासों में उनसे हम प्रश्न किया करेंगे। हमें चाहते हैं, जब तक आप प्रश्न उत्तर नहीं करोगे आप कैसे समझोगे सही विषय को? तो ये दो वर्णों के बारे में प्रश्न दो व्यक्ति नहीं करते, एक तो जो ज्ञानवान है वो पूरा सब कुछ आ चुका है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा तब नहीं प्रश्न करोगे। तो ये दो आपका प्रश्न ये था, वो क्षेत्रज्ञ क्या चीज है? वो क्षत्रज्ञ क्ष जो है, क्ष और ज्ञ। हाँ मैं समझ गया। देखिए ये चीज है, वो एक तो आपका वर्ण है ये वाला,
जी। और एक है ये वाला, है ना, नहीं नहीं, समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल। हमने सबसे फर्स्ट क्लास में एक वर्णमाला दिखाई थी, उसमें हाँ 20 वर्ण हमने संयुक्त अक्षर बताए थे, अर्थात वो 2 वर्णों के संयुक्त से बनते हैं। ओ हाँ, सबसे फर्स्ट क्लास में याद करिएगा। हाँ बिल्कुल। और वो हमने उस दिखाया भी था। वर्णमाला में वर्णमाला को हा तक रखा है, सा श श हा तक रखा है। आगे हाँ। वर्ण हमने उसमें मोटे अक्षर में नहीं लिख रखे हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त वर्णों की संख्या तो बहुत सारी है जी। 20 तो हमने वो दे दिए जो बहुत ज्यादा प्रयोग होते थे। संयुक्त वर्ण तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्षात्रा क्या है, ये भी सबके सब संयुक्त वर्ण है, ये 2-2 वर्णों के संयुक्त से मिले हुए हैं। अच्छा, और इसकी एक जानकारी हम ळ सब्जी करके प्रकरण भी में है। भी आपको दे देंगे। जी जी, ळ जैसे ये ळ करके एक वर्ण है जो मराठी में आता है। हाँ, वो इधर नहीं यूज होता है, वो इधर नहीं है। अच्छा। हाँ, वो वेद की कुछ संहिताओं में मिलता है, जैसे अग्निमीणे पुरोहितम। अच्छा। वो वेद की संहिताओं में उपलब्ध होता है, और वेद के बहुत सारे सिंबल लौकिक संस्कृत में नहीं है, आप ये भी समझिए। अच्छा जी। ठीक है, यस, धन्यवाद। हाँ हाँ। अमर कुमार जी। जी महोदय, नमो नमः आचार्य नमो महोदय। नमः, वदतु। महोदय, ये मेरा सवाल है कि अवर्ण और वर्ण में अंतर क्या, कि मतलब किसको बोलेंगे, अवर्ण क्या किसको क्या? बोलेंगे, वर्ण किसको बोलेंगे? वर्ण वर्ण और अवर्ण वर्ण दोनों में और अंतर अवर्ण। जी। वर्ण का मतलब सभी वर्ण, और अवर्ण का मतलब केवल अ नाम का वर्ण। क्यों जी? महोदय, उदाहरण अ जो रहेगा उसको बोलेंगे हाँ, हाँ। वर्ण, लिखा और जो दीजिए, ब्लैक बोर्ड में और लिख के जो समझा दीजिए। महोदय अ से जो विपरीत रहेगा, जो व्यंजन वर्ण को मतलब बोलेंगे क्या, जी जी, अवर्ण? समझा रहे हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुकिए। सुनिए सुनिए, आपका प्रश्न समझ आ गया, देखिए। जब हमने वर्ण बोला ना, जी तो वर्ण का मतलब है आपके सभी के सभी, चाहे वो स्वर है व्यंजन है, टोटल जी 42 वर्ण या जितने भी मानते हो 43, वो सबके सब। ठीक है, वर्ण का मतलब ये है। चलो, प्रिया श्रीवास्तव जी ने उत्तर दे दिया है उनको, बहुत अच्छे। और दूसरी चीज क्या होती है, आपने बोला अवर्ण, तो अवर्ण आपकी जानकारी के लिए कुछ और मैं बोल देता हूं, ई वर्ण, और एक और बोल देता हूं उवर्ण। तो इन सबका मतलब क्या है? इन सबका मतलब ये है, अवर्ण का मतलब अ नाम का वर्ण, केवल अ। ई वर्ण मतलब ई नाम का वर्ण बस सिर्फ। जी बिल्कुल का उवर्ण का मतलब उ नाम का वर्ण सिर्फ। तब आप समझ ऐसे गए महोदय, समझ गए महोदय, धन्यवाद। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो हर्ष मिश्रा आगे जी, हर्ष मिश्रा जी। हाँ 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 जी गुरुदेव, मैं उस समय ये पूछ नहीं पाया, जो इसमें ये दंड आडकम जो लिया दिखा है ना, हाँ, वो उसमें मतलब वो उसका एक उदाहरण है ना, कि कैसे इसमें सिद्ध कर रहे हैं और उसमें सिद्ध हो चुका है, कि कुछ और अरे है वो? अभी इसको आप मत पूछिए, संधि में बता देंगे आपको, अधिक जिज्ञासा होने पर जब अका सवर्णे दीर्घा पढ़ाएंगे वही समझ पाओगे इसे। जी जी अका जी, सवर्णे धन्यवाद। दीर्घे पर आप मुझे याद दिलाइएगा, वहां आपको बता। राजमणि उपाध्याय ये जी। प्रातः एक प्रश्न ये था मेरा, जी जी, कि विपरीत और समृद्ध को बताने के लिए दंडाटकम ही एक उदाहरण है कि और भी उदाहरण है इसके? और भी बन सकते हैं, पर ये प्रसिद्ध उदाहरण है, अतः हमने लिया है। अच्छा अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, और मुझे ढूंढ के बनाने पड़ते, तो मैं सोचा कि वही दे दूं जो ज्यादा पहले चल रहा है। ढूंढ के कौन लाए, समय नहीं थोड़ा मिल पाता है कभी कभी। अच्छा प्रातः एक और प्रश्न ये है, जी कभी प्रश्न भी आया था, ये जो पूछ रहा हूँ, ये हाँ जो हाँ संयुक्ताक्षर हमारे वर्ण है, क्ष त्र ज्ञ स्र, ये सब पाणिनि जी ने जो ये वर्णमाला लिखे है, वर्ण समाम्नाय जो लिखा, उसमें इनको क्यों नहीं रखा, अलग से अरे किया जाता है? उनको क्यों रखेंगे भाई, वो तो वर्ण तो वही है ना, उनके संयोग से बन रहा है, इसलिए कोई अलग से वर्णांतर थोड़ा ही ना है ना। जो क्ष है, अभी प्रिया श्रीवास्तव जी ने लिखा था उसको कि वो क और श के संयुक्त से मिला है, तो वो तो क और स तो कह ही दिए हैं, अब संयुक्त को अलग से क्यों डालें? दरअसल वो क्या है, आपको लिपि के कारण अलग जान पड़ते हैं, वो इस लिपि के कारण वो आपको अलग जान पड़ता है। वास्तविक स्थिति तो उसकी वही है, इसको ऐसे ही बोलना चाहिए। वो लिपि भेद के कारण आप उन्हें अलग वर्ण समझ लेते हो, ये थोड़ा भ्रांति पैदा हो गई है। जी तो जी हमने जो आपको जो शुरुआत में वर्णमाला चार्ट भेजा था, उसे एक बार जल्दी जल्दी दिखा दिया था, एक बार आप महीनता से अवलोकन करें। उसको बनाने में 1 महीना लगा था।
आप भी उसको बहुत गौर से पढ़ें, ग्रुप में भी जी। उसको भेजा जा चुका था। आप तो आगे थोड़ा चला लें, फिर आपके क्वेश्चन आंसर और बाकी अब भैया एक दो और हैं, टाइम भी हो रहा है, प्रश्न ही ले लीजिए। अच्छा तो अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। अभिजीत मनसाले हैं या मनासले, जो मैं अभिजीत जी मसनाड़े मसनाड़े, हाँ जी जी। जैसे हमने प्रत्याहार देखा था जिसका यूज अभी आगे जाके होने वाला है, वैसे ही ये पंचधा का उपयोग होने वाला है क्या? यस यस, सबका उपयोग होगा। जो आपको बताया जा रहा है उसमें से कोई चीज छूटने नहीं वाली। जिसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है उसको हम बहुत ज्यादा जोर भी नहीं देंगे। हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी में कही गई हर बात का उपयोग है जी। यहाँ बहुत शॉर्ट रूप से कहा गया। जी जी। अभी ध्यान में इतना ही रखना है ना, स्पृष्टम अभ्यंतर इति क से मत ईषद स्पृष्टम अभ्यंतर इति यवरल, ऐसा ही ध्यान में रखना है ना। यार ऐसे याद रखना है आपको। मैं पूछूं वही तो कल पूछूंगा, आज तो समय हो गया। कल आप थोड़ा घोट के लाइएगा, ठीक है? कीर्ति मोरनाकर जी। हाँ हाँ। ये अंकित उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं, वो हाथ में ऊपर कर पा रहे हैं लेकिन फोटो में कर लिया उन्होंने, कर लिया, अंकित उपाध्याय जी ने कर लिया। हाँ वो जानते हैं, अंकित उपाध्याय जी जानते हैं। चलिए कीर्ति मोरनाकर जी। जी मेरा प्रश्न ये है, ये जो अभ्यंतर प्रश्नों के 5 नाम दिए हैं, इनका कुछ अलग अर्थ है या सिर्फ नाम है? जैसे स्पृष्ट तो उसका कुछ अर्थ होता है, ईषद स्पृष्ट, ईषद बिल्कुल इनका अर्थ होता है, इनका अर्थ होता है, ठीक है ना? वो तो आगे बताया जाएगा ना। स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, इन सब का अर्थ होता है। आपको ये अर्थ और ज्यादा जानना है, पाणिनि शिक्षा देख लीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं तो हम ही आपको बताएं तो बता देंगे आपको, कोई ज्यादा कठिन भाई। और आपको जो टीका भेजी है ना कुछ ग्रंथ, उनमें इनके लिखे हुए हैं, जो व्याख्या ग्रंथ था उनमें। जी जी। इनका यह नाम क्यों है इसमें भी बात है। जैसे स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट प्रयत्न यह है कि उनको, उन वर्णों को बोलने में आपके मुखमंडल का ये तालु, जिह्वा इत्यादि चीजों पे स्पर्श होता है जिह्वा का, इसलिए उनको स्पृष्ट बोला जाता है ना। अन्य जगह स्पर्श नहीं होता, ऐसा इनका वैज्ञानिक भी व्याख्या है आपके अनुसार। बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। तो स्पृष्ट में क्या होता है, कुछ कम छूते हैं, ठीक है? अगर हम इसके नाम और उसके अगर उसके जो क्यों ये नाम है ये अगर जान सके तो फिर हम अपनी तरफ से भी प्रयत्न कर सकते हैं ना। उसमें फिर दिक्कत आएगी आपको। वह सब में एक जैसा नहीं है, वह प्रक्रिया थोड़ा कठिन है। आपको यह प्रक्रिया सरल है जो आपको बताई जा रही है। रट्टा, हाँ रट्टा नहीं, मतलब वैसा मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा तो आपके दिमाग में उतना नहीं चढ़ पाएगा उनको, आप उनमें उस बारीकी को नहीं खोज पाएंगी। जैसे आभ्यंतर प्रयत्नों के 5 नाम क्यों हैं, उसकी चीज, बाह्य प्रयत्न 11, बाह्य यत्न 11 प्रकार के क्यों हैं, वह बारीकी, वह उससे कुछ आपको दिक्कत आएगी पहचानने में, ठीक है ना? अतः ये तरीका ज्यादा सही है उसको समझने के लिए। अंकित जी नरवर। धन्यवाद। जी जी। नरवर अंकित जी है ना? अंकित जी नरवर। चलो वो प्रश्न हो चुका है उनका। चले अमर कुमार जी। अमर कुमार जी। जी जी जी। मेरा मतलब ये सवाल है, जैसे तरह जो है उसका जो 2 वर्ण मिलकर बनता है तो हलंत प्लस हलंत, तो उसी तरह से मतलब री का क्या होता है? 2 वर्ण री का बताया ना, लिखाता है र और एक स्वर, र और एक स्वर, र और एक स्वर होता है, एक कोई सा भी स्वर। यस जी। सुनील जी। जी मैं पहली क्लास में नमामि आचार्य। जी जी नमामि। प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव लिखितम् अस्ति अत्र, किन्तु प्रक्रिया दशानां का नाम प्रक्रिया दशा? अरे आपको बताया था ना भी, प्रक्रिया दशा इत्युक्ते शब्दस्य साधनिका अवस्था, यस्याम अवस्थायां शब्दस्य सिद्धि क्रियते प्रक्रिया उच्यते। उसका जो आप यह करते हो ना, उसको कभी आपने जैसे सुधी उपास्य रखा, सुधी प्लस उपास्य, फिर सुधाय उपास्य किया, फिर धाको द्वित्व किया, सुधाधाय उपास्य, एवं रूपेण यह क्रम वर्तते, स क्रमः प्रक्रिया इति। प्रक्रिया शब्देन विभरी। एक हो गया। जी जी। एक नवीन उपाध्याय है या कुछ नाम है इनका? ये उधर चैट बॉक्स में लिखे हैं प्रश्न। हाँ प्रश्न बता दीजिए उनका बस जो। चलिए प्रश्न ही बता देते हैं, बस आप फिर समापन करेंगे। इनका प्रश्न है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? लास्ट में सूचना देनी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी जी।
अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? एक ही है, ये तो प्रश्न एक बार हो चुका है, समान है जी दोनों, समान ही है। समान। एक हाथ और उठ रहा था, पर्याय शब्द है दोनों। व्याकरण में पुरुषोत्तम जी दोनों जल्दी पर्याय से पूछिए। पुल्लिंग होते हैं। अंतिम प्रश्न पुरुषोत्तम जी, हाँ अन्यथा सूचना। पुरुषोत्तम जी। भैया गलत हो गया था, हम अभी बाहर हैं, हम कोई पूछ बात नहीं नहीं, सकते, कोई बात पूछना नहीं, था लेकिन हम थोड़ा बाहर है, इसकी वजह से नहीं पूछ अच्छा, पा रहा। कोई बात नहीं, आप जल्दी, हम ग्रुप में भी अवेलेबल है, आप ये मत समझना कि यहीं पूछ पाओगे, हम अलग से व्हाट्सएप पे भी आपको समय देंगे। आप हल्ला होने की वजह से भैया आपने वहां पर ले फिर याद आया कि आपने बताया था कि हल्ला होगी, इस वजह से बाहर आने की। हाँ ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। चलिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सूचना दे दीजिए। तो अच्छा, आप ये सब लोगों के नवीन बदानिया जी आ गए हैं, जल्दी पूछिए भैया। हेलो जी जी, हाँ, बदतू बोले। नवीन जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, सर पूछ रहा था जैसे कि हाँ, जैसे हलंत जो वर्ण होता है, रामम जैसे रामम पद है, इसमें अंतिम अक्षर हलंत, इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? अगर किसी रामम, रामम अर्ध मात्रा में करना है, स्वरों वो व्यंजनों की अर्ध मात्रा होती है। अर्ध मात्रा का मतलब है, समझिए 35 मिनी सेकेंड। हाँ, क्योंकि स्वर रहित वर्ण का तो उच्चारण कर नहीं, उसका 35 में आपको ये कर देना है, रामम, बस मम उतने में आधी मात्रा, ठीक है ना जी। यस। व्यंजनम चार्ध मात्रकम, ये थोड़ा व्याख्या की थी आप लोगों के सामने। तो जी, फिर आज कुछ सूचना दे दें आप लोगों को। जी जी बिल्कुल, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है। तो करवत निवेदन है कि आपका थोड़ा व्यवहार अपने लोगों के प्रति अच्छा होना चाहिए। आज ग्रुप में कुछ एक चीज डाली गई थी, आप चूंकि सभी संस्कृतज्ञ हैं, लोग आपसे यह आशा करते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा परिवार है। दूसरे, आप एक ऐसी भाषा को पढ़ रहे हो, देवतुल्य भाषा को, आप यह करेंगे तो सामान्य प्राणी जो कि उस इंग्लिश माहौल में पहले से जी रहा है, इंग्लिश पी रहा है, उसके क्या हालचाल होंगे, वो तो उनकी तो दशा ही छोड़ दीजिए। अतः आप लोगों से उत्तम व्यवहार की आशा की जाती है, और आप लोग अपना व्यवहार सही रखें अपने लोगों के प्रति। और सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप लोग ऐसा करें। और यदि कहीं से कुछ भी शिकायत आती है तो हम अपने उस व्यक्ति के प्रति हम कार्यवाही के लिए फिर तैयार रहेंगे। पहले तो आपको करवत निवेदन करके हम बता रहे हैं, कैसा आप समझ जाइएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे कुल से उत्पन्न व्यक्ति हैं। अपने कुल का परिचय दीजिए, आपका कुल कितना महान था। क्या आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने ऐसी कभी कल्पना नहीं की होगी। तो उनकी आन बान शान और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार सही रखेंगे, मेरी आपसे यही आशा है। और कहीं से भी यदि हमें कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो हम अपने टेक्निकल एक्सपर्ट की सहायता से उस पर पूरा अमल करेंगे, जिससे कि हमारे किसी भी यहाँ जो जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है उस ग्रुप में किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि हमारा मंत्र क्या है आप जान रहे हो ना। चलिए अपना मंत्र बोलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो शुभ रात्रि।